हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन। भैया आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे ट्रीज पोएम को। वैसे ये जो पोएम है ना, ये तुम्हारे बुक का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पोएम में से एक था, लेकिन आज मैं इस पोएम को तुम्हें इस वे से समझाऊंगा कि तुम्हें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनलाइक यूट्यूब में इस पोएम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनी है जिसमें एक्सप्लेनेशन गलत की गई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने गलत एक्सप्लेनेशन के साथ वो वीडियोस को यूट्यूब में भी डाल देते हैं और ऑडियंस नोटिस भी नहीं करते हैं। देखो, मुझे किसी के व्यूज से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एग्जाम में गलत लिख कर आओगे तो तुम्हारे ही मार्क्स कटेंगे। खैर, जल्दी से इस पोएम का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। ये जो पोएम है ना, इसे लिखा है एड्रिन रिच ने, और ये एक रियल फेमिनिस्ट थी। आजकल की सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट जैसा नहीं थी, जिन्हें इक्वल राइट्स नहीं चाहिए बल्कि मेन से ज्यादा राइट्स चाहिए। I mean, मुझे समझ में नहीं आता, लड़कों के साथ भी तो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो इस पे कुछ क्यों नहीं किया जाता। एक सो कॉल्ड फेक फेमिनिस्ट ने लड़के के ऊपर हाथ उठाया तो चलेगा, लेकिन अगर लड़के ने उसके ऊपर हाथ उठाया तो वो जेल में पहुंच जाएगा। और जब मरने जीने की बात आती है तब औरतों और बच्चों को पहले क्यों निकाला जाता है? मर्द कहाँ गए ब्रो? हम ह्यूमंस नहीं है। खैर, पर्सनल ग्रज को साइड में रखते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं तुम्हें ये बता रहा था कि जो एड्रिन रिच थी ना, वो एक रियल फेमिनिस्ट थी, क्योंकि उनके टाइम में वुमेन्स को घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया जाता था। इवन की वुमेन्स को पढ़ना भी अलाउड नहीं था और उनकी कम एज में शादी भी करवा दी जाती थी, जो कि मोरली बहुत इनकरेक्ट है। तो इसलिए एड्रिन रिच ने अपने राइटिंग्स के थ्रू अवेयरनेस फैलाया और प्रोटेस्ट भी करा। और आज जो हम पोएम पढ़ने वाले हैं, द ट्रीज, वो भी उनकी एक राइटिंग में से एक है। वैसे इनकी एक क्लास 12 की भी पोएम है जिसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर। काफी अच्छा पोएम है, एक बार जरूर पढ़ना। एड्रिन रिच इन पोएम्स में घुमा फिराकर औरतों की राइट्स के बारे में बात करती है, और ये जिन राइट्स के बारे में बात करती है ना, वो बहुत ही जेन्युइन और बेसिक होती है, जो हर ह्यूमन बीइंग को मिलना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। हमने ऑथर के बारे में जान लिया, अब हम लोग जल्दी से पोएम को रीड करते हैं। देखो, अगर तुम सच में ट्रीज पोएम को समझना चाहती हो ना, तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो। वो चीज ये है कि ट्री लिखना तो बस बहाना है। एक्चुअली में ट्रीज का मतलब वुमेन है। तुम ट्रीज वर्ड को वुमेन से रिप्लेस करके लिखोगे ना, तब भी इस पोएम का एक मतलब बन जाएगा। इसलिए मैं इस पोएम के तुम्हारे चारों स्टैंजा को दो वे में समझाऊंगा, एक इसका लिटरल मीनिंग और एक ट्रीज के जगह वुमेन रखकर। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टैंजा से स्टार्ट करते हैं। बस मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो मैनेज कर लेना। The trees inside are moving out into the forest. The forest that was empty all these days, where no birds could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by the morning. तो जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग समझते हैं। तो इस पोएम का बेसिक मतलब यही है कि जो इंडोर प्लांट्स है, वो एक दिन डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब किसी के घर में सुंदरता नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि वो सब जंगल जाएंगे और वहीं जंगल में जाकर रहेंगे। वैसे भी जो लोग हैं ना, उन्होंने जंगल से सारे ट्रीज को काट दिया है, तो जंगल में अब तो ट्रीज है ही नहीं। तो इसलिए ये जो इंडोर प्लांट्स हैं, ये लोग जंगल में जाएंगे और ट्रीज की भरपाई करेंगे। फिर हमें आगे पता चलता है कि क्योंकि जंगल में अब ट्रीज नहीं है, तो अब कोई भी बर्ड्स आकर जंगल में नहीं बैठती है। जो इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए अब छुपने की कोई जगह ही नहीं बची है, और पेड़ पौधे ना होने के कारण जो सन की रोशनी है वो डायरेक्ट जमीन पे पड़ती है, और इसलिए अब जंगल में छांव भी नहीं है। तो इसलिए जो इंडोर प्लांट्स है, ट्रीज है, वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोगों के घर की खूबसूरती नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि जंगल में जाएंगे और जंगल में ट्रीज की भरपाई करेंगे। अब तुम लोग सोच रहे हो कि वाह, इतना इजी स्टैंजा था, एक बार में समझ में आ गया। तो हाँ, देखो, इजी तो है, लेकिन अभी हमें ट्रीज को वुमेन से रिप्लेस करके भी इस स्टैंजा को समझना पड़ेगा। तो अब इस पोएम का मतलब बन जाता है कि जो वुमेन्स है, वो अब घर से निकलकर बाहर की दुनिया में जा रही है, उस समाज में जा रही है जो वुमेन्स के बिना अब तक खाली था। और अब वक्त आ गया है कि बस मेंस नहीं बल्कि वुमेन्स भी मिलकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करेंगे। मतलब अब वुमेन्स भी कंट्री के सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। और इसलिए ये जो समाज था, जो वुमेन्स के बिना खाली था, अब वो कल सुबह तक वुमेन से भी भरा होगा। और भले ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, ये एक रात में ना हो, लेकिन एक ना एक दिन, एक ना एक सुबह जरूर होगा। आई होप सो तुम्हें स्टैंजा 1 अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिटरल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, और ट्रीज को वुमेन से रिप्लेस करके जो मीनिंग है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से स्टैंजा 2 में बढ़ते हैं। ओके, ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक in the veranda floor. The leaves strain toward the glass, small twigs stiff with exhaustion, long crabbed boughs shuffling under the roof like newly discharged patient half dazed, moving to the clinic doors. तो सबसे पहले इस पोएम का हम लोग लिटरल मीनिंग जान लेते हैं। कुछ पेड़ पौधे जो है ना, वो वरांडा में फंस गए हैं, और वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं उस फंसे हुए जगह से, उस फंसे हुए वरांडा से निकलने के लिए। और वो फंसे हुए प्लांट्स मेहनत क्यों कर रहे हैं? ताकि वो वहां से निकलकर जंगल जा सके। उन फंसे हुए प्लांट्स की जो लीव्स है, मतलब जो पत्ते हैं और शाखाएं है, वो विंडो ग्लास की तरफ बढ़ते जा रही है। और ऑफ कोर्स तुमने इतना तो पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट की लीव्स है और जो ब्रांचेस है, वो सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो करती है। तो अगर तुम किसी प्लांट को अपने घर के अंदर रख दोगे, तो वो जो प्लांट है वो तुम्हारे विंडो के डायरेक्शन में बढ़ने लगेगा, मतलब
मतलब उस डायरेक्शन में बढ़ेगा जहाँ से लाइट आ रही है। फिर पोएट कहती है कि ये जो पेड़ पौधे है ना, ये बिल्कुल एक डिस्चार्ज हुए पेशेंट की तरह है जो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ है, लेकिन उसे जल्दी से जल्दी क्लिनिक डोर से बाहर निकलना है। मतलब वो डिस्चार्ज पेशेंट नहीं होते हैं जो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलना चाहते हैं। अब हम लोग सेकंड स्टैंजा में वुमेन्स को रखकर समझते हैं। ओके, तो इस स्टैंजा में पोएट यही कहना चाहती है कि जो वुमेन्स है ना, वो एक ही रात में मतलब रातों रात घर से बाहर नहीं निकल जाएगी। उन्हें धीरे धीरे इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा और समाज में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, मतलब सोसाइटी में अपनी जगह बनानी पड़ेगी, बिल्कुल इन ट्रीज के लीव्स और ब्रांचेस की तरह। तो इस स्टैंजा में पोएट यही कहना चाहती है कि जो वुमेन्स है ना, वो रातों रात घर से बाहर नहीं निकल जाएगी। उन्हें इन मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में, इस समाज में अपना जगह बनाना पड़ेगा धीरे धीरे करके, बिल्कुल इन फंसे हुए प्लांट्स की लीव्स और ब्रांचेस की तरह, जो धीरे धीरे करके विंडो ग्लास की डायरेक्शन में बढ़े जा रहे हैं ताकि वो धीरे धीरे वहां से बाहर निकल सके। और इसलिए आजकल की जो छोटी बच्ची है, मतलब जो गर्ल चाइल्ड है, वो भी अपने आप को एडुकेट कर रही है, स्कूल जा रही है, ताकि वो एक टाइम आने पर इस समाज का पार्ट बन सके, मतलब सोसाइटी का पार्ट बन सके, बिल्कुल मर्दों की तरह, मेल्स की तरह। और जो वुमेन्स है ना, वो बिल्कुल इतना ही एक्साइटेड है इस सोसाइटी का पार्ट बनने के लिए जितना एक डिस्चार्ज पेशेंट हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलने के लिए एक्साइटेड होता है। देखो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये पोएम 1963 के टाइम में लिखा गया था एंड उस टाइम में सच में मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी था। उस टाइम की जो वुमेन्स थी ना, उन्हें इक्वल राइट्स नहीं दी जाती थी। आजकल के वुमेन्स को तो इक्वल छोड़ो, मोर देन इक्वल राइट्स दे दी गई है एंड कई तो इसका गलत फायदा भी उठाते हैं। तुमने न्यूज में कई बार देखा ही होगा। हालांकि मुझे अपने देश के कानून पर बहुत भरोसा है, तो जो गलत होगा उनको सजा मिलेगी। अब हम लोग जल्दी से स्टैंजा 3 की ओर बढ़ते हैं। आई सिट इनसाइड, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh. The whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the room. तो अगर सबसे पहले हम लिटरल मीनिंग से स्टार्ट करें तो इस स्टैंजा का मतलब ये होता है कि जो पोएट है ना, वो अपने रूम में बैठकर एक लेटर लिख रही है और पोएट जिस रूम में बैठी है ना, वहां से उन्हें अपने घर का वरांदा दिख रहा है। पोएट ये देख रही है कि कैसे वो जो प्लांट्स है ना, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं वरांडा से निकलकर बाहर जाने के लिए। मतलब पोएट देख रही है उन प्लांट्स को कोशिश करते हुए कि वो वरांडा से अपने आप को आजाद कर सके, मतलब वहां से निकल सके और जंगल में जा सके। फिर पोएट ये कहती है कि ये जो टाइम है ना, ये रात का टाइम है और जो मून है वो साइन कर रहा है और साथ ही साथ वो आसमान को देख रही है जो उस वक्त पूरा खुला हुआ है। खुला हुआ का मतलब है कि वो एकदम लिमिटलेस है, उसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए पोएट कहती है कि उन्हें उस वक्त ओपन आसमान दिख रहा है, ओपन स्काई दिख रहा है। और फिर वो कहती है कि उन्हें लीव्स और लिचन की स्मेल एकदम रूम तक आ रही है। तो अगर अब हम वुमेन को ट्रीज की जगह रखकर समझे तो पोएट ये कहना चाहती है कि जो वुमेन्स है ना, वो डार्कनेस में भी मेहनत कर रही है। मतलब जब उन वुमेन्स को कोई होप नजर नहीं आ रही है, फिर भी वो मेहनत कर रही है। और जो वुमेन्स है ना, वो डार्कनेस में भी साइन कर रही है। मतलब उनका जो मेहनत है ना, वो रंग ला रहा है। और अब जो वुमेन है ना, वो बिल्कुल स्काई की तरह लिमिटलेस हो चुकी है। मतलब अब वो कुछ भी कर सकती है और अब उनका कोई एंड नहीं है। और जो वुमेन एफर्ट डाल रही है, जो अच्छे काम कर रही है सोसाइटी के लिए, वो अब लोगों के कान तक पहुंच रहा है। तो अब हम लोग स्टैंजा 4 को पढ़ते हैं। ओके, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking. The trees are stumbling forward in the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. काफी कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है ये। तो अब हम लोग सबसे पहले इस स्टैंजा का लिटरल मीनिंग समझते हैं। तो पोएट कह रही है कि जो लोग है ना, वो खुसर फुसर कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि ये ट्रीज अचानक से हमारे घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ये ट्रीज जो कल को हमारी घर की खूबसूरती बढ़ाते थे, ये अचानक से निकलकर फॉरेस्ट में कैसे जा सकते हैं। लेकिन फिर पोएट कहती है कि उन्हें पता है ये जो आवाजें आ रही है, ये जो लोग खुसर फुसर कर रहे हैं, ये जल्दी ही शांत हो जाएगी। मतलब कि कल ही शांत हो जाएगी जब सारे के सारे इंडोर प्लांट्स जंगल में चले जाएंगे। और स्टार्टिंग में जो प्लांट्स थे ना, जो एफर्ट डाल रहे थे शीशा को तोड़कर बाहर निकलने के लिए, वो अब सक्सेसफुल हो रहे हैं। मतलब कि वो शीशा अब टूट रहा है। और फिर पोएट देखती है कि वो शीशा टूट जाता है और वो जो ट्रीज है ना, वो लड़खड़ा कर ही सही, लेकिन अंधेरी रातों में चलना स्टार्ट कर देते हैं और जंगल की तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं। ये देखकर जो विंड होता है, वो उनका स्वागत करता है, उन ट्रीज का, उन प्लांट्स का स्वागत करने लगता है। और जो बड़े ओक ट्री है, मतलब जो बड़े पुराने पेड़ है जिनके पीछे मून छिपा हुआ है, उसकी जो किरणें हैं वो एकदम स्कैटर कर जाती है, बिल्कुल मिरर टूटने जैसा। जैसे तुम अगर शीशा को कैसे पटकते हो तो वो एकदम स्कैटर कर जाता है, तो वैसे ही तो उस ओक ट्री के वजह से मून की जो किरणें हैं वो एकदम स्कैटर करते हुए जमीन पे पड़ रही है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा बोला गया है। अब हम लोग इस स्टैंजा में वुमेन्स को रखकर समझते हैं। ये स्टैंजा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना।
पोएट कहना चाहती है कि जब वुमेन्स पहली बार समाज में कदम बढ़ाती है ना, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि देखो क्या कर रही है वो, कितना गलत काम कर रही है वो। लेकिन जल्दी ही जब वुमेन्स भी सक्सेसफुल होने लगती है तो लोग जो बातें बना रहे थे ना वो चुप हो जाते हैं। मतलब जब वुमेन्स ने बड़े बड़े काम करके दिखाया, जब उन्होंने अपने आप को साबित कर लिया, तब अचानक से ये सारे लोग जो खुसर फुसर कर रहे थे सभी गायब हो जाते हैं, मतलब चुप हो जाते हैं। और फिर वो जो शीशा था, मतलब समाज में जो पर्दा था, जो वुमेन्स को इक्वल राइट्स नहीं देता था, बहुत सारी राइट्स नहीं देता था, वो अब टूट चुका है। मतलब समाज का वो पर्दा अब खत्म हो चुका है और वुमेन्स अब आगे बढ़ रही है। भले ही लड़खड़ा कर आगे बढ़ रही है, लेकिन वो आगे बढ़ रही है। और वो लोग जो स्टार्टिंग में उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो अब उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं और उनका समाज में स्वागत किया जा रहा है। इसके आगे के लाइन में ओक ट्री के जरिए मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी की बात की गई है कि कैसे वो सोसाइटी बिल्कुल शीशा की तरह टूट चुकी है, या कह सकते हो बिल्कुल मून की किरणें की तरह, मतलब मून की रोशनी की तरह टूट चुकी है। यहाँ पे ओक ट्री वो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके अकॉर्डिंग मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी होती है और वुमेन्स को कोई भी अच्छे राइट्स नहीं देने चाहिए। और ऐसे ही ये जो तुम्हारा पोएम का एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होता है। आई होप से तुम्हें इस पोएम का लिटरल मीनिंग भी समझ में आ गया होगा और जो पोएट कहना चाहती है वो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि हमारी एड्रिन रिच ने कितनी दिमाग लगाकर, कितना घुमा फिराकर इस पोएम को लिखा है। तो इस बात के लिए उनके लिए तारीफ जरूर करना कमेंट सेक्शन पे। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे सेकंड चैनल भैया जी को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर तुम बोर्ड्स के बाद कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हो पढ़ाई के अलावा।